हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगी। ये सब पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बायोलॉजी के जो यूनिट्स दिए गए एनसीईआरटी में सारे यहाँ पे कवर कर दूंगी, ताकि आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है उसे हम टेक्सॉन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो न्यूरॉन है। यहाँ पे थर्ड है यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन का जो यूनिट है उसे डीबी के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे डेसिबल में नापा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन डेसिबल हो गया, यानी डीबी। यहाँ पे अगला पॉइंट है यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस। तो ओजोन थिकनेस को हम यहाँ पे डॉप्सन यूनिट से नापते हैं, इसे हम डीयू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब जो डीसी और डीबी में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, बस से 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है यूनिट ऑफ नेचर। तो नेचर का जो यूनिट होता है वो इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। आप सारे पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ऑल फंक्शन यूनिट दिया गया है, तो सारे फंक्शन यूनिट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। सेकेंड पॉइंट है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एनसीईआरटी डाटा से मैंने लिए, जितने भी एनसीईआरटी लिए सारे के सारे को मैंने कवर किया, ताकि आपके 8 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाए। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा तो 3 बार आपको तैयार अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद से अगला पॉइंट है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यहाँ पे फंक्शनल यूनिट पूछा है। तो सारे जो पॉइंट है एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के थ्रू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो असर रीजन है पॉइंट के रूप में जरूर पूछते हैं ये लोग। तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट जो है इनहेरिटेंस का ये जीन हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो एल्विलाई होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आपको कवर हो जाएगा। उस वजह से यहाँ पे सबसे लास्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दोनों एक साथ पूछा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सेल जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेकेंड है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो लीवर का यहाँ पे हिपैटिक ट्यूब्यूल्स हो गया। यहाँ पे लास्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो मसल का हो गया यहाँ पे इसका फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर। तो सारे ये थे सारे एनसीईआरटी के पॉइंट। यहाँ से आपके 8 नंबर फिक्स है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन एनसीईआरटी बुक। कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो सारे एक्सपेरिमेंट को और सारे साइंटिस्ट को मैंने इकट्ठा वीडियो बना के शेयर कर दिए, ताकि आपको आसानी हो लर्न करने में और आपको पूरा एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। पूरे एनसीईआरटी से मैंने निचोड़ के यहाँ पे एक साथ सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंगलमैन एक्सपेरिमेंट ऑन। तो इंगलमैन ने यहाँ पे क्लेडोफोरा यानी ग्रीन एल्गा पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो क्लेडोफोरा ये ग्रीन एल्गा है, डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। डायग्राम मैंने इसलिए दिया ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट ब्रेन में चला जाए, आपको यहाँ पे लर्न करने में आसानी हो। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट ऑन। तो जो प्रिस्टले साहब थे उन्होंने मिंट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वॉन नील एक्सपेरिमेंट ऑन। तो वॉन नील ने यहाँ पे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखिए पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मैंने शो भी किया है, ताकि अच्छे से आपको लर्न हो जाए। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे है मेंडल वर्क ऑन। तो मेंडल ने यहाँ पे गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत से बार यहाँ पे ऑप्शन में स्वीट पी भी देता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग उसको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो गया। जो मेंडल ने यहाँ पे गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, नॉट कि स्वीट पी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है ह्यूगो डिवरीज वर्क ऑन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह में आपके बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा। जो ह्यूगो डिवरीज थे उन्होंने इवनिंग प्राइमरी पे एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे उसका डायग्राम भी शो हुआ है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन। ग्रिफिथ ने यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया, तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। आप सारी वीडियो एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। जो हर्शे एंड चेस थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे। जो बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे शो किया है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे मिसेल्सन एंड स्टॉहल एक्सपेरिमेंट ऑन। तो मिसेल्सन और स्टॉहल एक्सपेरिमेंट किया था स्किलर गुलाय बैक्टीरिया पे। तो इसे आप शॉर्ट में इक्वलर बैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है टाइलर वर्क ऑन। तो टाइलर जो साहब थे उन्होंने वर्क किया था विसिया फाबर प्लांट पे। विसिया फाबर के आप लोग डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, ताकि और आसानी से आपको लर्न हो जाए। डायग्राम देखते आपके दिमाग में आ जाए कि विसिया फाबर में टाइलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे अगला पॉइंट है मेलविन कैल्विन वर्क ऑन। तो एल्गल फोटोसिंथेसिस, एल्गल जो फोटोसिंथेसिस उस पर मेलविन कैल्विन ने वर्क किया था। ये थे हमारे एनसीईआरटी के सारे एक्सपेरिमेंट और उनके साइंटिस्ट एक साथ आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको देख लेंगे तो आपको एक जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेटर हो जाएगी। आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारे एनसीईआरटी का निचोड़ एक साथ है। आज का हमारा पॉइंट है साइंटिस्ट एंड दियर रिलेटेड फील्ड्स। कौन से साइंटिस्ट ने किस फील्ड में काम किया था हम उस पर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर। जो अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट थे, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख कंफ्यूज करता है कि ये बायोलॉजिस्ट थे या जूलॉजिस्ट। तो आपके यहाँ पे जो अर्नेस्ट मेयर थे ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मेथस लाइडेन। मेथस लाइडेन जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे।
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे जूलियन वॉन साइक। जूलियन वॉन साइक जो ये भी जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो मेथेस्लाइडन हमारे हो गए, जूलियन वॉन साइक, ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट। आपको दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट दिया थियोडर स्वान। थियोडर स्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। आप इस तरह से इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं, जूलॉजिस्ट की जगह बॉटनिस्ट भी देखे कन्फ्यूज करता है, पर स्वान मतलब हंस होता है, हंस जूलॉजी में आता है, तो जो स्वान है ये जूलॉजिस्ट हो गए हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील जो है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया था, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगले साइंटिस्ट हमारे अल्फांसो कॉर्टी। अल्फांसो कॉर्टी जो है इटालियन एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। उसके बाद से अगले साइंटिस्ट हैं यहाँ पे पी माहेश्वरी। पी माहेश्वरी जो है इंडियन बॉटनिस्ट थे। पी माहेश्वरी का यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में जिक्र किया जाता है, ऑप्शन में देखे जरूर पूछता है, तो ये इंडियन बॉटनिस्ट थे। अब यहाँ पे अगले साइंटिस्ट हैं अल्फ्रेड वेलाइके। अल्फ्रेड वेलाइके जो है ये नेचुरलिस्ट थे, तो इनका बहुत शॉर्ट में देता है। नेचुरलिस्ट का बहुत सारे ऑप्शन देखे जरूर कन्फ्यूज करेगा, तो आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होना, ये नेचुरलिस्ट थे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा लैमार्क। लैमार्क का भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो लैमार्क जो है ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। फ्रेंच की जगह जर्मनी भी दे सकता है, ब्रिटिश भी दे सकता है, पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। उसके बाद से अगले पॉइंट है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो है सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। उसके बाद से रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा का बहुत पूछा जाता है। रामदेव मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इकोलॉजी के फील्ड में काम किया था, ये इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। तो गाइज ये थे हमारे सारे पॉइंट, एक साथ क्वांटिटी वैल्यू थी ये सारे पॉइंट को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करके वीडियो बना दिया, ताकि आपको प्रिपरेशन आसानी हो जाए और आपको सारे एनसीईआरटी में ढूंढना ना पड़े, सारी क्वांटिटी वैल्यू आपको एक साथ यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे वेट ऑफ लीवर। तो लीवर का जो वेट होता है ये 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है, यानी 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है लीवर का वेट। यहाँ पे अगला पॉइंट है वेट ऑफ किडनी। जो किडनी का वेट होता है ये 120 ग्राम टू 170 ग्राम, यानी 120 से 170 ग्राम तक होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर। तो यहाँ पे लीवर्स में कितने लोब्स होते हैं, तो दो लोब्स होते हैं यहाँ पे लीवर में, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसा रीजन के रूप में पूछे, चाहे ऑप्शन में पूछे, आपको यहाँ पे अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है नंबर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो होता है हमारे 3 पेयर्स होते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे दिया है तो आप 6 टिक करेंगे, अगर पेयर दिया है तो आपको 3 पेयर्स बताना है नंबर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में 3 पोर्शन होते हैं, पहला है कार्डियक, फिर है फंडिक एंड पायलोडिक। तो यहाँ जो स्टमक वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक में 3 पोर्शन होते हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ पे अगला है स्टमक स्टोर्ड फूड। तो स्टमक कितने घंटे तक स्टोर हमारे फूड को करता है, तो यहाँ पे 4 to 5 आवर्स स्टमक हमारे फूड को 4 to 5 आवर स्टोर करके रखता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगला पॉइंट है पीएच ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा का पीएच होता है 6.8। उसके बाद पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस तो हमारा था। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है पीएच इन ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम का पीएच होता है वो 7.8 होता है। उसके बाद से पीएच ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है। उसके बाद से है ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट जो हमारा है ये 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीज़ें अच्छे से कवर करके जाए एग्जाम से पहले आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, सारी चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। उसके बाद से तो गैस टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है 500 ml होती है। उसके बाद से IRV है, तो IRV होता है 2500 से 3000 ml। उसके बाद से ERV होता है 1000 से 1100 ml। उसके बाद से RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैचिंग का ऑप्शन में आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से है परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज होता है ये 90 to 92% होता है, यानी 90 से 92%। फिर अगला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो वाटर का परसेंटेज होता है ये 92% होता है। उसके बाद से परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में वाटर का जो परसेंटेज होता है वह 70 to 90% पे। जितने भी एनसीईआरटी में नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, नोबेल प्राइजेस के अलावा जो अदर प्राइजेस है, सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा बना के यहाँ पे वीडियो आप लोगों से शेयर कर दी है, ताकि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने में और लर्न करने में आसानी हो जाए। तो सारे एनसीईआरटी को निचोड़ यहाँ पे मैंने एक साथ बना के आप लोगों को दिया है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। तो इन्होंने 1945 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। कैल्विन को 1961 में मिला था। उसके बाद थर्ड है वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस। तो इनको 1962 में मिला था। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा प्राइज़ मिला था, तो ये सारे सन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ताकि आप लोग को यहाँ पे अच्छे से लर्न हो जाए। उसके बाद से है हॉली, निडनबर्ग एंड हर्विन खुराना। तो इन्हें 1968 में मिला था। उसके बाद से है चेविन, ग्रुप्स एंड स्टॉक। तो इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री मिला था और 2005 में मिला था। उसके बाद से अदर प्राइजेस में पूछता है कि कौन सा प्राइज़ किसको मिला था, तो यहाँ पे हम आप लोगों को मेंशन करके बताएंगे। तो जो पद्म भूषण अवार्ड था MS स्वामीनाथन को मिला था। इसमें सन नहीं पूछा, इसमें पद्म जो उसमें प्राइजेस है वो पूछता है। तो MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण अवार्ड मिला था।
उसके बाद से रामदेव मिश्रा जी को यहाँ पे संजय गांधी अवार्ड जो एनवायरमेंटल पे था और इकोलॉजी पे मिला था, तो रामदेव मिश्रा को ये मिला था। ये सारे जो है पद्म भूषण अवार्ड, ये सारी चीज़ें हैं जो है अदर प्राइजेस से पूछता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे इसी ट्रिपल क्राउन को BIC भी कहते हैं। इन्हें ये अर्नेस्ट मेयर को मिला था, अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था। उसके बाद से वॉटसन एंड क्रिक को लास्कर अवार्ड मिला था। तो सारे जितने भी अवार्ड थे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिए हैं। सबसे जो नोबेल प्राइज़ है उसमें ईयर पूछता है, उसके बाद जो अदर अवार्ड है उसमें जो अवार्ड मिला था वो पूछता है। तो गाइस ये थे हमारे नोबेल प्राइज अदर प्राइजेस सारे इकट्ठे वीडियो। हमारे यहाँ पे टॉपिक है साइंटिस्ट एंड देयर इंट्रोडक्शन इन NCERT। तो मैंने यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया NCERT में जो भी दिया गया है। इन्होंने किस ईयर में काम किया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया, वीडियो बनाकर शेयर कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए, बहुत हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने 1904 से 2004 तक काम किया था। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इन्हें अवार्ड मिला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो सारे पॉइंट अगर आप लोग पूछे तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा ऑप्शन में अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर हमारे पहले साइंटिस्ट थे। उसके बाद से है कैथरीन यीशु। कैथरीन यीशु भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1898 से 1857 तक काम किया था। इन्होंने स्टडी किया था प्लांट एनाटॉमी पे। इन्हें बुक मिला था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे स्टेटमेंट के रूप में, चाहे एसर्शन के रूप में, चाहे क्वेश्चन बना के ऑप्शन के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर से वीडियो को देख लीजिएगा 2-3 बार ताकि आपकी चीज़ें लर्न हो जाए। उसके बाद से है GN रामचंद्रन। इन्होंने 1922 से 2001 तक काम किया था। इन्होंने लिनस पाउलिंग की थी। इन्होंने कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है उस पर काम किया था। इन्हें रामचंद्रन प्लॉट मिला था। इन्होंने कन्फर्मेशन प्रोटीन की थी, प्रोटीन को कंफर्म किया था। सारे जो स्टेटमेंट है पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद से अगले साइंटिस्ट है मेलविन कैल्विन। इन्होंने 1911 में काम किया था। मेलविन कैल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने जो मैपिंग होती है कार्बन पाथवे की सिमुलेशन की, उसमें फोटोसिंथेसिस उसने कार्बन 14 का यूज़ किया था। तो कार्बन 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में देख कंफ्यूज करता है कार्बन 14, 15, 16। आपको कार्बन 14 को टिक करना है। आज चीज़ें थोड़ा सा माइंड में आपको सेट करनी है, आप वीडियो देखिएगा चीज़ें लर्न हो जाएंगी। उसके बाद से अगले साइंटिस्ट है अल्फांसो कॉर्टी। इन्होंने 1822 से 1888 तक काम किया था। इन्होंने जो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिलर मेम्ब्रेन में कॉक्लिया का स्ट्रक्चर लोकेटेड है उसको डिस्क्राइब किया था। तो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लीजिएगा। तो उसके बाद से हम अगले साइंटिस्ट तरफ चलते हैं। अगले साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन जो थे, जेम्स वाटसन और जो क्रिक थे वो फ्रांसिस थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। तो नोबेल प्राइज़ हासिल किया था जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक 1962 में। अगला ये साइंटिस्ट है यहाँ पे रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को यहाँ पे इंडिया का जो इकोलॉजी है उसका फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडिया इकोलॉजी जो है रामदेव मिश्रा है। तो सारे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से लिए NCERT में यूज़ किए गए, सबको मैंने इकट्ठा करके वीडियो बनाई है ताकि आपको पूरे NCERT ना पढ़ना पड़े, सब आपको एक वीडियो में मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा सेल है, उनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला सेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस जो है ये स्प्लाइस्ड जो सेल होता है ये फाउंड यानी कि नाउस्टॉक एनाबिना में पाया जाता है। तो स्प्लाइस्ड सेल फाउंड इन नाउस्टॉक एंड एनाबिना। और नाउस्टॉक एनाबिना में ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है, उसको फिक्स करने हेल्प करता है। और आपसे यही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे कि स्मार्ट लिविंग सेल कौन है, तो आप माइक्रोप्लाज्मा वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारा सेल है क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट को हम कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये स्पंजेस वाले फैमिली में पाया जाता है। ये जो है स्पॉन्जोसील और कैनाल के बीच में पड़ा रहता है। तो क्वेनोसाइट हम कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट को हम नीडोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये सिलेंड्रेटा जो फाइलम होता है उसमें पाया जाता है। सिलेंड्रेटा फाइलम को नीडेरिया फाइलम भी कहते हैं, जिसमें स्ट्रिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को हम यहाँ पर निमेटोसाइट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैटवर्म पे पाया जाता है और ये हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जितने भी फ्लेम सेल में एग्जाम्पल है उसमें जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल की हेल्प से होता है। अगला है स्टेटोसिस। स्टेटोसिस जो है बैलेंसिंग आर्गन है जो कि आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। और हमारे में अगर देखें तो हमारे में बैलेंसिंग आर्गन हमारा ईयर होता है। आर्थ्रोपोड में जो बैलेंसिंग आर्गन है वो स्टेटोसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे रूट हेयर। रूट हेयर जो है ये जोन ऑफ मेचुरेशन के नाम से जाना जाता है। ये हेल्प करता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। तो रूट हेयर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, आप ऑप्शन को अच्छे से देख के करिएगा। उसके बाद से गॉड सेल। गॉड सेल जो होता है स्टोमेटल अपेरेचर को एनक्लोज करता है और इसका स्ट्रक्चर होता है बेन शेप का होता है, बट ये ग्रासेस में डंबल शेप का हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेन शेप का होता है। अगर हम ग्रासेस में देखें तो इससे उसमें ये डंबल शेप का हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म जो सेल है वो ग्रासेस में पाया जाता है। सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस अलॉन्ग द वेनिस। और ये मॉडिफाई अगर हो जाता है तो मॉडिफाई होने के बाद ये लार्ज हो जाता है, एम्पटी हो जाता है और कलर सेल में चेंज हो जाता है। तो बुलिफॉर्म सेल जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए बंडल शीट सेल। बंडल शीट जो सेल है ये वस्कुलर बंडल होता है, ये सराउंड करता है बाई ए लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीट सेल। तो बंडल शीट सेल आप लोग देख लीजिएगा, सारे जो हमने सेल बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल जितने भी एक साथ अगर दे देते तो कन्फ्यूजन हो जाए, माइंड में ये रखना है चीज़ें आप 2-3 बार करिएगा, आपको अच्छी आसानी से यहाँ पे लर्न हो जाएंगे।
फिर हमारा यहाँ पे क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट जो है ये कार्टिलेज का सेल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो बोन सेल में पाया जाता है। जो गोबलेट सेल, तो गोबलेट सेल जो हमारा है ये इंटरस्टिशियल म्यूकोसल एपिथेलियम पाया जाता है, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करता है। तो गोबलेट सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते होंगे अगर टेस्ट वगैरह में अक्सर करके क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे ऑप्शन के रूप में चाहे सजेशन रीजन के रूप में। ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट से थे, जितने भी एनसीईआरटी में बायोलॉजी थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन से साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने यहाँ पे आप लोग से वीडियो बनाकर शेयर की, आप लोग पूरे एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, आपकी चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए। तो एग्जाम में जाने से पहले आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको आसान हो जाए और चीज़ें आपके माइंड में बनी रहें। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कार्लोस लिनेस। कार्लोस लिनेस ने बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर को दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, कॉमन के साथ बहुत इजी भी है, और ये एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ऑप्शन हो, चाहे ऐसा रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे करेक्ट नॉट करेक्ट, हमेशा ये पूछा जाता है। उसके बाद से टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो भी कार्लोस लिनेस ने दिया था। कार्लोस लिनेस का जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे हमारा बायोलॉजी में ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे इनके थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, क्वेश्चन पूछता भी है। उसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट है सिस्टम एंड नेचुरली वाज रिटन बाय। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टम एंड नेचुरली वाज रिटन बाय, तो आप लोग को राइट आंसर यहाँ पे कार्लोस लिनेस टिक करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा इनका ज़्यादा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा बताए हैं, और कार्लोस लिनेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसे भी कार्लोस लिनेस ने ही दिया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, तो कार्लोस लिनेस आपको राइट आंसर टिक करना है। चलिए अगले पॉइंट है यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। तो नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है ये हमारे जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने दिया था। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, आप लोग यहाँ पे राइट आंसर टिक कर दीजिएगा। ऐसे जो क्वेश्चन ये सारे स्टेटमेंट में आते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम गलत होंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। उसके बाद से देखिए वायरस किसलाइज बाय। वायरस को किसने किसलाइज किया था, तो M.W. स्टैनले ने। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो वायरस को थियोडाइना ने 1971 में डिस्कवर किया था। उसके बाद से हमारा है कंटाजियम वाइवम फ्लूटम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कंटाजियम वाइवम फ्लूटम किसने कहा था, तो M.W. बिजरिंग। तो ये सारे जितने बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs है या फिर टेस्ट वगैरह, मैंने सारे आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए, सारे स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपके 4 से 8 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो ही जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट से ऐसा ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।